एग्जाम में आपको एक पूरा सम दे दे और नीचे एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ ले कि सपोज दिस वाज गिवन एज अ गिफ्ट, ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देन, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ होल्डिंग देम, या बेसिकली वेदर देयर विल बी एनी कैपिटल गेन और नॉट, और विल योर आंसर बी सेम और नॉट। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं सेक्शन 47 पढ़ाऊंगा यहां पे जो भी ट्रांसफर्स मैं कवर करूंगा वो ट्रांसफर है पर वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनपे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मतलब वो ट्रांसफर की डेफिनेशन तो पूरी पूरी फुलफिल कर रहे हैं और वो ट्रांसफर भी है, उसमें सारे फीचर्स हैं ट्रांसफर के, बट वो एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए आइए हम लोग बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सेक्शन 47 सबसे पहला बोलता है ट्रांसफर इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ क्या होता है? एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसमें सब कोई साथ में रहता है, हम साथ साथ है। मैंने एचयूएफ स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया था, इसके साथ मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास का आई बटन ज्वाइन कर दूंगा, उसमें मैंने आपको एचयूएफ के बारे में काफी डिटेल दिया और काफी कुछ समझाया है, ठीक है। तो मैं एक और नोट बना लेता हूं जस्ट इन केस मेरे को उसमें अगर ऐड करना पड़ा। अटैच आई बटन with class 17 of फर्स्ट क्लास। तो आप फर्स्ट क्लास में वो वीडियो पे जाके एग्जैक्टली एचयूएफ का मतलब देख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि आपको बेसिकली किस एस्पेक्ट पे फोकस करना है। तो अगर एक एचयूएफ टूट रहा है, मतलब वो एचयूएफ बिखर रहा है, लोग अलग अलग हो रहे हैं, डिवाइड हो रही है फैमिली, तो क्या होता है जो एचयूएफ के एसेट्स होते हैं वो भी पब्लिक के बीच में बढ़ते हैं। तो यहां पे भी देखो डिवीजन ऑफ एसेट हो रहा है। एन एसेट विच इज इन द नेम ऑफ एन एचयूएफ विल गो इनटू द नेम ऑफ अ मेंबर। सो ये तो एक तरह का ट्रांसफर ही हुआ, ठीक है। तो ये ट्रांसफर अगर एग्जेम्प्टेड ना होता तो ये टैक्सेबल होता, इसलिए इन्होंने एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में डाल दिया। अब सोचो, मान लो हमको एज अ मेंबर वो मिला एसेट, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जो एचयूएफ ने खरीदा था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। होल्डिंग पीरियड कहां से गिनेंगे? एचयूएफ जितना पीरियड होल्ड किया प्लस मैंने जितना पीरियड होल्ड किया, दोनों। जब सेल कंसिडरेशन होगा, एचयूएफ का कॉस्ट, एचयूएफ का होल्डिंग पीरियड, मेरा होल्डिंग पीरियड, दोनों ऐड करके उसके सेल कंसिडरेशन से माइनस करेंगे हम लोग इंडेक्स करके, और वो हमारा कैपिटल गेन होगा जब मैं उसको बाहर वाले को बेचता हूं। जब एचयूएफ मेरे को दे रहा है, अगर पार्टीशन की वजह से हो रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है ट्रांसफर बाय गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। मैंने पहले भी बोला था गिफ्ट के केस में विल सी द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, इवन द होल्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ओनर विल बी इंक्लूडेड। अगर कोई मेरे को गिफ्ट देता है, ठीक है, तो वो गिफ्ट ट्रांसफर नहीं है। लेकिन हम कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक सेक्शन है 56-10। अगर मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया है, ठीक है, तो मेरे हाथ में तो वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, तो उस पर कैपिटल गेन तो नहीं लगेगा, इतना बात श्योर है, ठीक है। लेकिन अगर वो गिफ्ट जो मेरे को मिला है वो अदर देन फैमिली मेंबर से मिला है, तो मेरे हाथ में 56-10 आ जाएगा, अगर उसका वैल्यू 50,000 से ऊपर है। तो जितना वैल्यू 50,000 के ऊपर है उतना मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आएगा, ये क्या है? ये है कि अगर एक अमालगमेटिंग कंपनी ने अमालगमेटेड कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर किया है, तो ये एसेट ट्रांसफर एग्जेम्प्टेड होगा, प्रोवाइडेड जो अमालगमेटेड कंपनी है, नया कंपनी है, वो क्या होना चाहिए? इंडियन कंपनी होना चाहिए। मतलब सपोज ये एक कंपनी है एक्स कंपनी, ठीक है, और ये कंपनी है वाई कंपनी। एक्स कंपनी वाई कंपनी के साथ मिलके एक्स वाई कंपनी बन गई, प्रोवाइडेड एक्स वाई कंपनी इंडियन कंपनी हो, तो इनके बीच में जो भी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होगा वो सब एग्जेम्प्टेड होगा, उस पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज कि अगर एक होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को अपना एसेट्स ट्रांसफर किया है, या एक सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर किया है। एक बात ध्यान में रखिएगा, सब्सिडरी होल्डिंग होता क्या है? होल्डिंग कंपनी मींस एक ऐसा कंपनी जो दूसरी कंपनी में मोर देन 50% का वोटिंग पावर होल्ड करता है, मोर देन 50% का वोटिंग पावर होल्ड करता है। तो पहला वाला कंपनी दूसरे वाला कंपनी का होल्डिंग कंपनी हो जाएगा, और वो सेकंड कंपनी हो जाएगा सब्सिडरी, ठीक है। अब सिंपली अगर मैं होल्डिंग से सब्सिडरी ट्रांसफर कर रहा हूं तो दो कंडीशन है, मैं 100% होल्डिंग होना चाहिए, मतलब सब्सिडरी का 100% कैपिटल
होल्डिंग कंपनी के पास ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैं इंडियन और सब्सिडरी इंडियन कंपनी होना चाहिए। होल्डिंग को 100% होल्ड करना है और सब्सिडरी इंडियन कंपनी होना चाहिए। उसके बाद अगर सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर कर रहा है तब भी सेम कंडीशन है कि 100% होल्डिंग होना चाहिए होल्डिंग कंपनी का, 100% शेयर कैपिटल वही कंपनी होल्ड कर रहा हो। सिर्फ यहां पे जो इंडियन कंपनी का रिक्वायरमेंट है वो होल्डिंग कंपनी का होगा। मतलब हमेशा याद रखो, जो ट्रांसफरी है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, जो ट्रांसफरी है जिसको मिल रहा है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। क्योंकि इंडिया मतलब गवर्नमेंट चाहता है कि रिसीवर इंडिया में हो तो हम लोग टैक्स ना लें, लेकिन अगर रिसीवर इंडिया के बाहर है तो हम लोग उससे टैक्स निकलवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पे इन दोनों के लिए एक बात कॉमन है, जो भी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहा है उसको 8 साल तक होल्ड करके रखना है। अगर 8 साल के पहले इन्होंने जो एसेट ट्रांसफर किया है उसको बेच दिया, ठीक है, या उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, इन एनी केस या तो बेच दिया या स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये जो डिडक्शन लिया है पहले वो टैक्सेबल एज इनकम हो जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ इन दोनों केस में, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडी वाले केस में। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 6। ये क्या बोलता है, सपोज एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, जैसे एक इंडियन कंपनी है एसआर लिमिटेड, ठीक है, एक इंडियन कंपनी एसआर लिमिटेड। इसके लिए ये वाला चीज समझने के लिए, ये वाला जो मैं बोल रहा हूं ये समझने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप मेरा एक नीचे केस स्टडी वाला पॉइंट है उसमें मैं ये आई बटन डाल दूंगा, केस स्टडी वाले में, इस पॉइंट में मैं लिख देता हूं आई बटन के लिए, ठीक है, मैं डाल दूंगा। उसको बोलते हैं वोडाफोन केस लॉ, वोडाफोन केस लॉ। हाँ, तो वोडाफोन केस लॉ का भी आई बटन मैं इसके नीचे डाल दूंगा। उसमें यही हुआ है, ठीक है, कि एक कंपनी है एसआर लिमिटेड बोल के, इंडियन कंपनी, उसमें एक कंपनी शेयर्स होल्ड करती है जिसका नाम है सीजीपी कंपनी, सीजीपी लिमिटेड, ठीक है, जो उस इंडियन कंपनी में शेयर होल्ड करती है। और उसका शेयर, उसका वो कंपनी अमेलगमेट हो जाती है एक दूसरी कंपनी के साथ, उसको एक दूसरी कंपनी खरीद लेती है जिसका नाम है वोडाफोन, ठीक है। तो वोडाफोन ने जब खरीदा सीजीपी को, तो अब इसकी वजह से एसआर कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि लॉजिकली सोचो एसआर के शेयर्स होल्ड करता है सीजीपी, अगर वोडाफोन ने सीजीपी को ही खरीद लिया तो वोडाफोन के पास एसआर के भी शेयर्स हैं। अब बात क्या है, ये जो शेयर ट्रांसफर हुए हैं इसमें जो कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्टेड होगा, प्रोवाइडेड 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जो सीजीपी इन्वेस्टमेंट के शेयर होल्डर हैं उसके 25% शेयर होल्डर वोडाफोन के शेयर होल्डर बनने चाहिए। क्या बोल रहा है, जो सीजीपी इन्वेस्टमेंट के शेयर होल्डर्स हैं उसके 25% शेयर होल्डर बनने चाहिए, क्या बोलते हैं, वोडाफोन कंपनी के शेयर होल्डर। मतलब 25% इन कैपिटल अक्वायर करना है इन्हीं शेयर होल्डर्स को नया कंपनी में, मतलब वोडाफोन में। प्लस जिस कंट्री में ये ट्रांसफर हो रहा है, जैसे वोडाफोन हांगकांग का कंपनी है, जिस कंट्री में ये ट्रांसफर हो रहा है वहां पे ये तरह का ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्टेड होना चाहिए, तो हम इंडिया में भी एग्जेम्प्ट दे देंगे। सीधा लॉजिक है, अगर आपकी कंट्री में इस तरह का ट्रांसफर एग्जेम्प्टेड है तो मेरी भी कंट्री में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बशर्ते पुरानी कंपनी के 25% वाले लोग वो कंपनी में आ जाए। अब मेरे सीजीपी वाले केस लॉ में हुआ क्या था, सस्पेंस रहेगा, जाके आप देखिएगा, बेटर समझ में आएगा, बहुत मजेदार केस लॉ है, जाके देखिएगा जरूर, ठीक है। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे इन लोगों ने ये 25% वाला क्लेम नहीं फुलफिल किया था, ठीक है, और वो सेल था, अमेलगमेशन नहीं था, ठीक है। आना प्रोवाइडेड 2 कंडीशन पूरा होना चाहिए, ओल्ड शेयर होल्डर्स 25% होल्डिंग इन न्यू कंपनी नॉट टैक्सेबल इन सच फॉरेन कंट्री, मतलब इस तरह का ट्रांजैक्शन उस फॉरेन कंपनी में टैक्सेबल नहीं था। नेक्स्ट में क्या बोला, एक बैंकिंग कंपनी दूसरे बैंक के साथ अमेलगमेट हो जाता है, होता नहीं है, बहुत सारे बैंक, एक बैंक दूसरे के साथ मिल जाता है, जैसे कि पीएनबी का मर्जर होने वाला है। मर्जर जो आप वर्ड सुनते हो इसी को बोलते हैं, जब 2 बैंक साथ में मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे विजय लक्ष्मी और आईएनजीसी था, दोनों साथ में मिल गया, ठीक है, कोटक महिंद्रा साथ में मिल गया, ठीक है। आते जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अगर एक एनआर ने दूसरे एनआर को बेचा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक एनआर ने दूसरे एनआर को बेचा है और वो लिस्टेड कंपनी का होना चाहिए और इंडिया के बाहर बेचा है, एक एनआर ने दूसरे एनआर को बेचा है, इंडिया के बाहर बेचा है, प्लस वो लिस्टेड कंपनी का होना चाहिए। एक एनआर ने दूसरे एनआर को बेचा है, वो इंडिया के बाहर होना चाहिए, प्लस लिस्टेड कंपनी का होना चाहिए। ऑब्वियसली इंडियन लिस्टेड कंपनी का होगा, इसीलिए हम यहां लिखें।
तो इन तीनों केसेस में फिर वो जीडीआर का ट्रांसफर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, अगर आपका एक रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है और एक एनआर ने दूसरे एनआर को दिया है, प्रोवाइडेड वो ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर होना चाहिए, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर होना चाहिए प्लस लिस्टेड होना चाहिए, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एक नया सेक्शन आया है, ठीक है, मैंने इसीलिए न्यू करके लिखा हुआ है, ये एक नया सेक्शन आया है कि अगर जीडीआर या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या कोई भी डेरिवेटिव, ठीक है, आपने किसी स्टॉक एक्सचेंज पे बेचा है इन आईएफएससी, तो वो सीधा एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, मतलब अगर आपने इंडिया के अंदर कोई आईएफएससी है, जैसे गुजरात में है, इंडिया के अंदर अगर एक आईएफएससी है, अगर आपने उसके स्टॉक एक्सचेंज पे जाके बेच दिया, कायदे से पॉइंट नंबर 7A और 7A से वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, इसलिए हमने 7A भी ला दिया। हमने बोला तभी भी एग्जेम्प्ट होगा प्रोवाइडेड वो आईएफएससी के अंदर, तो अच्छा एग्जाम्पशन है। नेक्स्ट, अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो एक एनआर ने दूसरे एनआर को बेची है, तो फिर वो इंडिया में टैक्स होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, ये जो मैंने लास्ट डे बताया था, मतलब लेने वाले क्लास में, गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इनका रिडेम्पशन एग्जेम्प्टेड है और इंडेक्स भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपने इसको ट्रांसफर किया रिडेम्पशन के पहले, पीरियड कंप्लीट होने से पहले, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। एनी वर्क ऑफ आर्ट, याद है, एनी वर्क ऑफ आर्ट इज अ कैपिटल एसेट, सो इफ यू, अब यहाँ पे बेटर वर्ड्स में होना चाहिए कि इफ यू ट्रांसफर एनी वर्क ऑफ आर्ट टू एनी नेशनल म्यूजियम, अगर आप कोई नेशनल म्यूजियम में ट्रांसफर कर रहे हो या इन पब्लिक इंटरेस्ट कहीं पे दे रहे हो और उसके लिए आपको कुछ मिल रहा है, तो वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर होगा। ये एनी वर्क ऑफ आर्ट आप एग्जीबिशन में लगा के बेच रहे हो, तो वो टैक्सेबल है। तो आप प्लीज यहाँ पे लिख लेना, एनी वर्क ऑफ आर्ट के बगल में, जब मैं ये नोट्स अपलोड करूंगा तो मैं लिख दूंगा, एनी वर्क ऑफ आर्ट के बगल में लिख लेना ट्रांसफर टू एनी नेशनल म्यूजियम और एनी इंस्टीट्यूशन इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने आपको याद दिलाने के लिए। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड या डेट को अगर आपने इक्विटी, मतलब जो होता है ना कि डिवेंचर्स, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स अगर आपने इशू किया, तो जब कन्वर्टिबल डिवेंचर कन्वर्ट होके इक्विटी बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको वो एग्जेम्प्टेड मिलता है, वो कन्वर्जन को टैक्स नहीं करते हम लोग, एग्जेम्प्टेड है, प्रोवाइडेड जिस टाइम आपने बॉन्ड या डिवेंचर इशू किया, उस इशू किए हुए कॉन्ट्रैक्ट में ही ये लिखा हुआ है, उस इशू किए हुए कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है कि ये चीजें एग्जेम्प्टेड होगी, तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, वरना एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, 10A इज नॉट रिक्वायर्ड, मैंने उसको छोड़ दिया। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी, ये भी आपको मिल जाएगा, प्रोवाइडेड दे आर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, अग्रीमेंट या इशू करते टाइम ही ये लिखा हुआ था अग्रीमेंट में कि बाद में जाके ये कन्वर्ट हो जाएंगे, तभी मिलेगा। 11 बोलता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर। अब ये शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था, पहले ये चल रहा था कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू। सोचो, मैं हूं मिस्टर ए, मेरे पास एक्स कंपनी के 12,000 शेयर्स हैं। अब अगर एक्स कंपनी मिल गई वाई कंपनी में, तो अब मेरे तो एक्स कंपनी के शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गए, तो मेरे हाथ में तो कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, मेरे हाथ में कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड कब होगा, प्रोवाइडेड हमको एक्स कंपनी के शेयर के बदले वाई कंपनी के शेयर मिले, और सिर्फ शेयर ही मिलना चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा। अगर पैसा मिला तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स कंपनी के शेयर के बदले हमको वाई कंपनी के शेयर मिलने चाहिए, प्लस जो वाई कंपनी है वो न्यू कंपनी होना चाहिए, मतलब इंडियन कंपनी होना चाहिए, मतलब जो न्यू कंपनी है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, जिसके साथ अमेलगमेंट हो रहा है। ये इंडियन कंपनी वाली बात तो सेम थी कंपनी के लिए भी। नया चीज क्या आ गया, शेयर होल्डर को सिर्फ शेयर्स मिलना चाहिए, मतलब एक्स का शेयर्स लेके उसको एक्स वाई का शेयर्स दे देंगे या वाई का शेयर्स दे देंगे, नया कंपनी का, पुराना लेके नया कंपनी का दे देंगे। आपके दिमाग में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, पुरानी कंपनी का, जब बेचेंगे तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस वो कंपनी का होगा, पुरानी कंपनी का कॉस्ट होगा, प्लस पुरानी कंपनी का होल्डिंग पीरियड भी इंक्लूड होगा। ठीक है, आते हैं। अच्छा, आपके लिए 12 इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 में आइए। अगर आप एक फर्म को एक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आप एक फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो भी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होगा उसको हम लोग एग्जेम्प्टेड मान लेंगे, अगर आप कुछ कंडीशंस को पूरा करते हो। ये सबसे पहला कंडीशन, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर्ड, सारा का सारा एसेट लायबिलिटी आपको ट्रांसफर करना है। अब ओल्ड में तो फर्म था तो पार्टनर होंगे, तो जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर होल्ड करते थे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराने पार्टनर्स का था, उसी सेम प्रपोर्शन में, ठीक है, हम सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम बोला, गलत बोला, हम बोला जिस प्रपोर्शन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट था, उसी प्रपोर्शन में पार्टनर्स को इस कंपनी का शेयर कैपिटल भी होल्ड करना पड़ेगा। लाइक सपोज 3 पार्टनर था ए बी सी,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 ऐसे था, मतलब 20%, 30% और 40%। कैपिटल भी इसी रेशियो में है, 20%, 30%, 40%। तो अब जब नया कंपनी का शेयर कैपिटल होगा उसमें भी एबीसी को 20%, 30% और 40% ही होल्ड करना पड़ेगा। सॉरी 30 तो 70-90 ही होगा, तो 2:3:4 को आप इस हिसाब से डिवाइड कर लो। चलो इक्वल पकड़ लो, मतलब एबीसी का इक्वल परसेंटेज था, तो एबीसी को या एबीसीडी 4 लोग थे, चारों का इक्वल कैपिटल इन्वेस्टेड था, तो अब सबको 25%, 25%, 25% और 25% नया कंपनी में होल्ड करना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, नो कंसिडरेशन एक्सेप्ट शेयर्स, ये सब में होगा, आपको सिर्फ शेयर्स ही मिलेंगे, कुछ और नहीं मिलेगा। मतलब जो फर्म के पार्टनर हैं अगर वो नया कंपनी में जा रहे हैं तो उन लोगों को सिर्फ शेयर्स मिलेगा उसके बदले। अगर कोई पार्टनर बोलता है हम तो छोड़ना चाहते हैं फर्म, ठीक है, तो वो जो पैसा लेके निकलेगा ना, दैट विल बी चार्जेबल टू कैपिटल गेन टैक्स। और एटलीस्ट 5 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ट्रांसफर, 5 साल तक 50% ऑफ द वोटिंग पावर पार्टनर्स के हाथ में ही होना चाहिए। मतलब क्या है, सपोज ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी डी सबका मिला के 100% है। नया फर्म जो गया पहले दिन पहले साल में 100% पूरा ये लोग रखे, फिर क्या हुआ, डी छोड़ दिया, ठीक है, डी छोड़ के एक नया आदमी आ गया, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पुराने पार्टनर्स के पास 75% है। दूसरे साल सी छोड़ दिया, अभी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी भी 50% पुराने पार्टनर्स के पास है और उसकी जगह कोई दूसरा पार्टनर आ गया। तीसरे साल में बी छोड़ दिया, अब जो पार्टनर्स ओरिजिनली थे उनके पास अब 50% तक नहीं है क्योंकि हमको वो 5 साल तक मेंटेन करना है। तो पता है क्या होगा, जो भी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होने पे कैपिटल गेन जो पहले एग्जेम्प्टेड था वो सब अब वापस से टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा, जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया ना, असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उस ईयर का असेसमेंट खोलेगा और उस ईयर के रेट के हिसाब से वहीं पे टैक्स लगा देगा। ठीक है, तो टैक्स भी लगेगा बेटा, और क्योंकि वहां से लेके आज तक ड्यू होगा तो पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लगेगा, मतलब आपकी लंका लग जाएगी, सीधी सी बात। आखिरी, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करते हो, नॉट आखिरी, इसके बाद भी एक दो ठो, ठीक है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप को एक कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो सिंपल है, सोल प्रोप्राइटरशिप सब एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करना पड़ेगा, 5 साल तक 50% होल्ड करना पड़ेगा। कैपिटल का सवाल नहीं आता सेम होल्ड करने का, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर खुद अकेला ही कैपिटल होल्ड करता है। ठीक है, उसमें सोल प्रोप्राइटर का मतलब ही है एक आदमी, तो 5 साल तक उसको अकेले 50% होल्ड करना होगा। अगर बीच में कभी टूट जाता है तो जो इनकम पहले एग्जेम्प्ट थी वो अब क्या हो जाएगी, टैक्सेबल बच्चा। ठीक है, और नो कंसिडरेशन एक्सेप्ट शेयर, नो कंसिडरेशन एक्सेप्ट शेयर सब में है। जब भी फर्म से कंपनी जा रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर से कंपनी जा रहे हैं तो 50% वाला वोटिंग पावर भी है। हाँ, ये अपना फाइनली लास्ट होगा। अगर हम एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से या एक प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी से किसी भी चीज में कन्वर्ट हो रहे हो तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी से कोई भी चीज में कन्वर्ट हो रहे हो तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। प्लस आपको आपके लॉ टीचर ने ये बताया होगा कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है लेकिन लिस्टिंग इज अ लग्जरी। कंपनी चाहे तो अपने आप को लिस्ट कराए, चाहे तो लिस्ट ना कराए, जरूरी नहीं है लिस्ट कराना। तो ऊपर वाले जो आपने कन्वर्जन देखे थे जहां से हम सोल प्रोप्राइटर से कंपनी जा रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर से हम फर्म से कंपनी जा रहे हैं, वो तो कंपनी या तो अनलिस्टेड कंपनी होगा, ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होगा, या वो प्राइवेट कंपनी होगा। ठीक है, आप डायरेक्टली लिस्टेड में कूद नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पे भी आप अनलिस्टेड से एलएलपी में जा रहे हो तो प्लीज लिस्टेड से कंफ्यूज ही मत होना, लिस्टेड वाले कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है, उनको टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन पे। ठीक है, यहां पे कुछ कंडीशंस एडिशनल है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज शैल बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स शैल बिकम पार्टनर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स जो थे, क्या बोल रहा हूं, शेयर होल्डर्स जो थे उनको अब पार्टनर बनना पड़ेगा सेम प्रोपोर्शन में। मतलब मान लो उस प्राइवेट कंपनी में 12 शेयर होल्डर थे, ठीक है, अब जिन रेशियो में वो 12 लोग शेयर कैपिटल होल्ड करते थे उनका सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट एलएलपी में भी होना पड़ेगा, क्योंकि एलएलपी इज अ टाइप ऑफ फर्म। नेक्स्ट, अब क्योंकि वहां पे याद है 50% वोटिंग पावर होल्ड करना पड़ता था जब कंपनी बन रहे होते थे, यहां से आप कंपनी से फर्म में आ रहे हो तो 50% ऑफ क्या होल्ड करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग फॉर 5 इयर्स। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तो प्रॉफिट रिवर्स हो जाएंगे। कंसिडरेशन ओनली इन शेयर्स मिलेगा, उससे कम में नहीं मिलेगा। अब ये लास्ट में 5, 6, 7 पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है,
5, 6, 7 क्या बोलता है? 5 बोलता है कि अगर आपका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, ठीक है, या टोटल सेल्स किसी भी 3 प्रीवियस ईयर में 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60 लाख तक हो सकता है, 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 60 लाख से ज्यादा है मतलब आप बड़ी कंपनी हो। अगर आप बड़ी कंपनी हो तो हम आपको एग्जेम्पशन क्यों दें? तो पिछले 3 साल में किसी भी साल में 60 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए आपका टर्नओवर या आपका सेल्स। नेक्स्ट क्या बोलता है? आपका टोटल एसेट किसी भी 3 साल में 5 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। हम एग्रीगेट की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा सॉरी, हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कभी वो 5 करोड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तक जा सकता है, क्रॉस नहीं करेगा। और जो रिजर्व्स है, ठीक है, क्या बोल रहे, जो रिजर्व्स है, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, कंपनी का होता है ना जनरल रिजर्व, तो वो तो एलएलपी का भी होता है, पर वो जनरल रिजर्व को जो कंपनी के नाम पे बनी थी उसको पार्टनरशिप फॉर्म बुक्स में लेके आएगा, लेकिन पार्टनर लोग उसको 3 साल तक हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है, उसको 3 साल तक हाथ नहीं लगा सकते। अगर कंडीशन नंबर 3, 5, 6 और 7 कभी भी वॉइड किया गया, 3, 6, 5 और 7, मतलब 3 क्या है कि आपको 5 साल तक 50% होल्ड करना पड़ेगा। 5 क्या है, आपका टोटल टर्नओवर या सेल 60 लाख के ऊपर होना चाहिए। 6 क्या है, आपका टोटल एसेट किसी भी 3 प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सेल 60 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और लास्ट के 3 साल तक आप रिजर्व्स को हाथ नहीं लगाएंगे जो कंपनी का अक्यूमुलेटेड है। अगर ये चारों कंडीशन को कभी भी आपने जो भी टाइम स्पैन दिया उसमें तोड़ दिया तो जो भी कैपिटल गेन आपने एग्जेम्प्ट लिया है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और टैक्सेबल कब होगा? भूतकाल में जाके टैक्सेबल होगा, पीछे जाके वो लोग टैक्स कर देगा जिस ईयर में आपने इसको एग्जेम्प्ट लिया था, और आपको वहां से टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। सेक्शन 47 की तरफ हमारा लेक्चर डेडिकेटेड था। छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं जिससे आप जल्दी जल्दी देख के इसको खत्म कर सकें। जीएसटी क्लासेस के लिए नंबर नीचे आएगा, उस नंबर पे कॉल करें, जीएसटी कॉल करें, मैसेज करें, टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें, इंक्वायर करें। और सेम 4 के भी एग्जाम्स होने वाले हैं। सीयू को एग्जाम लेने पड़ेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। तो आप भी प्लीज दया करके पढ़ने की कोशिश करिए और पढ़िए। डायरेक्ट टैक्स से सारे क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएंगे बच्चों को, और कॉस्ट और इकोनॉमिक्स आर अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड लाइव क्लासेस एज वेल. So please call in and inquire. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe the channel.